हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। सो आज की वीडियो में हम एनसीएल 2.0 माइनिंग सरदार का 10 कदम राउंड देखेंगे। पहला, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 10 कदम राउंड स्टार्ट करा था यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर के लिए, उसके बाद बिहार माइन इंस्पेक्टर के लिए भी हमने स्टार्ट करा था। उसी तरीके से जो है हम एनसीएल का 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं, 10 कदम राउंड 1। तो आज का जो क्लास है वो पहला होगा, इसमें हम मिक्स माइनिंग के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो वो हम देखेंगे। मैं आपको टाइम दूंगी, आप हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप क्वेश्चन को सोच सकते हो, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, कि क्वेश्चन आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ पे आप चूक रहे हो या क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। और ये डेली 10 का क्वेश्चन का जो सीरीज है ये चलते रहेगा और आप खुद को एनालाइज भी करते रहोगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे जाके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आपका एमसीक्यू राउंड 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, इमल्सन एक्सप्लोजन इज अ मिक्सचर ऑफ। इमल्सन विस्फोट किसका मिश्रण है? अमोनियम नाइट्रेट टीएनटी एनएनजी, अमोनियम नाइट्रेट टीएनटी ग्वारगम, या फिर अमोनियम नाइट्रेट टीएनटी वाटर, या फिर अमोनियम नाइट्रेट वाटर होलो माइक्रो बैलून। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम नाइट्रेट वाटर और होलो माइक्रो बैलून जो है ये मिक्सचर होता है इमल्शन एक्सप्लोजन का। ठीक है, याद रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट वाटर और होलो माइक्रो बैलून। ओके, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रिवेंट स्लो फेलर द ब्लास्टिंग सिस्टम सेलेक्टेड शुड बी। तो ढलान की विफलता को रोकने के लिए चयनित कौन सा ब्लास्टिंग सिस्टम का होना जरूरी है, यानी होना चाहिए। ठीक है, प्री स्पीड, मफल्ड, डेक चार्जिंग या ऑल द अबव विल बी द राइट आंसर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बेसिकली यहाँ पे स्लो फेलर यानी कि ढलान की विफलता को रोकने के लिए हमें प्री स्प्लिट, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग सिस्टम को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि जो स्लो फेलर है उसको रोका जा सके बेसिकली। ठीक है, तो ढलान की विफलता को रोकने के लिए हम प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन अ बर्न कट राउंड द बर्डन बिटवीन द सेंट्रल होल एंड द नियरेस्ट स्मॉल डायमीटर लोडेड होल शुड बी। एक बर्न कट राउंड में सेंट्रल होल और निकटतम छोटे व्यास वाले लोडेड होल के बीच का भार कितना होना चाहिए? सो कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the right answer will be C, 0.865 times the area of the empty hole. ठीक है, तो 0.865 टाइम्स जो है वो एम्प्टी होल का एरिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बर्न कट राउंड होता है उसमें जो सेंट्रल होल और जो पास में स्मॉल डायमीटर लोडेड होल होता है उसके बीच का जो बर्डन होता है वो कितना होना चाहिए? 0.865 टाइम द एरिया ऑफ एम्प्टी होल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अंडरग्राउंड माइन द प्लेस वेयर एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड इज कॉल्ड एज। यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड माइन में पहले यहाँ बोल दिया, फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड बोल रहे हो। तो अंडरग्राउंड माइन में जो एक वो कौन सा जगह होता है जहाँ पे हम एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखते हैं, राइट? एक भूमिगत खदान में वह स्थान जहाँ अंडरग्राउंड में विस्फोटक जमा होता है उसको क्या कहलाता है? रिजर्व स्टेशन, शेल्टर, मैगजीन या फिर कोई भी नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जल्दी बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ए, रिजर्व स्टेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जहां पे एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखा जाता है अंडरग्राउंड माइन में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फ्लोशन, सीविंग, वॉशिंग या HMS, दैट इज हैवी मीडिया सेपरेशन प्रोसेस। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the right answer will be HMS, that is heavy media separation process.
ठीक है। तो ये होता क्या है, देखो सिंक और फ्लोट सेपरेशन प्रोसेस जो है ये एक पार्ट है जिसको हम हैवी मीडिया सेपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक कमर्शियल अडेप्टेशन है, कॉमन लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं। किस लिए? तो जब दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी है अलग अलग, तो वो दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको जब हम सेपरेट करेंगे, उसको हम सेपरेट करने के लिए हम ये हैवी मीडिया सेपरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो जो लाइटर फ्रैक्शन जो होगा दोनों में से, तो क्या होगा, जो लाइटर वाला होगा वो जो फ्लोट करने लगेगा लिक्विड के सरफेस पे, और जो हैवियर प्रोडक्ट होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिनरल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज HMS, हैवी मीडिया सेपरेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग लोडिंग मशीनरी कैन गिव द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ सिंगल यूनिट इन अ लार्ज ओपन कास्ट कोल माइन। निम्नलिखित में से कौन सी लोडिंग मशीनरी एक बड़ी खुली कोयला खदान में एकल इकाई से अधिकतम उत्पादन दे सकती है? पावर शॉवल, ड्रग लाइन, सरफेस माइनर, बकेट व्हील एक्सकवेटर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर शॉवल। ठीक है, क्योंकि ड्रग लाइन जो है ये लोडिंग मशीनरी नहीं है। यहाँ पे याद रखना लोडिंग मशीनरी बोला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये, तो इसको हटा दो। बकेट व्हील एक्सकवेटर, सरफेस माइनर, देखो बकेट व्हील एक्सकवेटर भी जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये उतनी बड़ी मशीन नहीं जितनी बड़ी पावर शॉवल है। ठीक है, इतना सिंगल यूनिट जो है ये प्रोवाइड कर देगी। देखो मैक्सिमम आउटपुट ये सिंगल यूनिट में दे सकती है, लेकिन बकेट व्हील एक्सकवेटर नहीं कर सकती। तो पावर शॉवल्स का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ओके, ड्रग लाइन, सरफेस माइनर तो होगा नहीं, तो ड्रग लाइन भी नहीं होगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द स्टोपिंग मेथड इन विच मैक्सिमम कॉस्ट इज इनकर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है स्टॉपिंग विधि जिसमें अधिकतम लागत खर्च होती है वह कौन सा है? स्क्वायर सेट स्टोपिंग, कट एंड फिल स्टोपिंग, श्रिंकेज स्टोपिंग, या फिर सब लेवल स्टोपिंग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, सो द राइट आंसर विल बी स्क्वायर सेट स्टोपिंग। ठीक है, स्क्वायर सेट स्टोपिंग जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमम कॉस्ट आता है इस मेथड को अपनाने में। स्टोपिंग मेथड की बात करें, देखो स्टोपिंग जो है एक प्रोसेस है जिससे हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर कह लो कि अदर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अंडरग्राउंड माइन से, और वहां पे हम क्या करते हैं, एक ओपन स्पेस छोड़ जाते हैं पीछे, जिसी को हम बोलते हैं स्टोप। ठीक है, स्टोप, याद रखिएगा इसको। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये आप देख पा रहे हो स्क्वायर सेट स्टोपिंग जो है ये क्यों बहुत ज्यादा कॉस्ट इसका आता है, क्योंकि इसमें हम कंसिडरेबल स्क्वायर सेट स्टोपिंग जो यूज़ करते हैं, इसका जो कंजक्शन होता है कट एंड फिल स्टोपिंग के साथ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसमें देखो जो कंसिडरेबल वॉल रॉक होते हैं उसका टूटने का यहाँ पे डर होता है। ठीक है, और इसमें लो टोनेज पर मैन शिफ्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, तो जिसके वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इस पर आता है स्टोव्स की बात करें तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड देयर शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 शाफ्ट और इंक्लाइन which should be away from each other by minimum distance। यहाँ पे कहना चाह रहा है जमीन के नीचे किसी भी कार में कम से कम 2 शाफ्ट या झुकाव होना चाहिए, बिल्कुल, जो एक दूसरे से कम कितनी दूरी पे होने चाहिए? 12.5 मीटर, 13.5 मीटर, 14.5 मीटर, या फिर 15.4 मीटर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फटाफट आंसर दीजिए। ओके, ऑलराइट, इसका आंसर आपका हो जाएगा 13.5 मीटर। तो दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो इतना होना ही चाहिए, 13.5 होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द डायमीटर ऑफ द ड्रम एट शीव ऑफ द वाइंडिंग इंजन इफ इंस्टॉल शुड बी एटलीस्ट। वाइंडिंग इंजन के शीव पर ड्रम का व्यास यदि स्थापित हो तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो वाइंडिंग इंजन के जो शीव होता है उस पर अगर हम ड्रम को स्थापित करते हैं तो उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पे कहना चाह रहा है कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, या फिर 150 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, 120 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, या 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए फटाफट। ऑलरेडी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 100। ठीक है, 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, ये जो आंसर है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 टाइम्स, 100 गुना जो है डायमीटर जो रोप का होगा उतना होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर ड्रम का वाइंडिंग इंजन के शेप पे अगर इसको हम इंस्टॉल करते हैं तब। ओके, तो चलो फिर ये हो गया आपके 10 के दम राउंड 1 का। जाते जाते वो क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाओ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, इफ द वेंटिलेशन इन अ माइन इज सच दैट द एयर इज टेकन टू लोअर पॉइंट ऑफ द माइन देन अलाउड टू travel to higher area, then the ventilation system is called as।
यानी किसी खदान में संवातन ऐसा है कि वायु को खान के निचले बिंदु तक ले जाया जाता है और फिर उच्च क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाती है। तो संवातन प्रणाली को क्या कहा जाता है? होमोट्रोपल वेंटिलेशन, एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, या फिर डिसेंशनल वेंटिलेशन, या फिर असेंशनल वेंटिलेशन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, पता चलेगा कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपको कितना आ रहा है, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 10 आउट ऑफ कितना मार्क्स आपने लाया इसमें, कितना आपने अटेम्प्ट करा, कितना छोड़ा, कितने क्वेश्चन नए थे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो चलो फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।